नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 इडियम्स पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सारे इम्पॉर्टेंट्स इडियम्स को, और कुछ इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ अगली क्लास में, क्योंकि बहुत सारी इडियम्स भी हम लोग करेंगे, करीब 100 इडियम्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो इडियम दी गई है इसका सही मीनिंग कौन सा ऑप्शन दे रहा है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न का मतलब होता है पलटना या मोड़ना, और न्यू लीफ का मतलब कोई नई पत्ती, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है ऐसा कुछ। टू प्लांट अ ट्री, टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन लाइफ, टू टर्न अ पेज, टू एंड अ रिलेशनशिप। ठीक है, वैसे तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो टू टर्न अ पेज के सेंस में आ रहा है ना। लेकिन किसी भी इडियम का लिटरल मीनिंग नहीं होता है। लिटरल का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो नहीं होता है, इसका सेंस होता है। ठीक है, ये किसी दूसरे अर्थ से कनेक्ट होती है। तो टू टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन लाइफ, एकदम नई शुरुआत करना, इसका मतलब ये होता है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है नई शुरुआत करना। तो यहाँ पर दिया गया है टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन लाइफ। ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, जब दूध बेकार हो जाता है, दूध फट जाता है, तो उसके ऊपर चिल्लाने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वही है जो हिंदी में कहावत है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। ठीक है, तो वो सेंस है यहाँ पर। रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडन। ऐसी किसी चीज़ पर पश्चाताप करना, रिग्रेट करना जिसे अंडन नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं किया जा सकता, जिसे वापस उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। किसी काम के बिगड़ जाने पर बेकार का पश्चाताप करना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। जितना चबा नहीं सकते हो उससे ज़्यादा आपने जो है बाइट कर लिया। ठीक है, काट लिया। ठीक है, जब आप खाना खा रहे हो तो इतना बड़ा बाइट लेने की क्या ज़रूरत है जिसे आप चबा नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टेक ऑन अ टास्क टू डिफ़िकल्ट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क ले लेना। ठीक है, अपनी क्षमता से बाहर का टास्क ले लेना। ऑप्शन बी, टेक ऑन अ टास्क टू डिफ़िकल्ट। इन्हें बेहतर होगा याद करते जाएं, और इम्पॉर्टेंट्स हैं, इन्हें 2 बार वीडियो आप देखेंगे तो इडियम्स इतना आसान होती हैं याद करना कि आप 2 बार इस क्लास को वॉच कर लेंगे, सारे के सारे इनके जो अर्थ हैं, जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो सब समझ जाएंगे। और आपको एक एक वर्ड और एक एक उससे रटना नहीं है ना, आपको सेंस समझ लेना है और याद रहेंगी हमेशा के लिए। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सही मौके पर वार करना या एकदम सही सटीक जवाब देना। हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, तो स्पीक प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली। स्पीक प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली इसका मतलब होता है यानी एकदम कम शब्दों में और सटीक जवाब देना। एकदम जैसा नहीं कहते हैं उसने तो एकदम कोई जवाब होता है, जैसा जो जवाब एकदम वहाँ पर सही हो सकता है वही बात कह देना एकदम कम शब्दों में। स्पीक प्रिसाइजली, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, तो इसका सेंस ये है। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आप कहीं जा रहे हो, बैग में आपके एक बिल्ली है, बिल्ली आप छुपा रहे हो। ठीक है ना, लेकिन आप किसी से बातचीत कर रहे हो, बिल्ली जो है बैग में से झांक दी बाहर और लोग जान गए आपके पास बिल्ली है आपके बैग में, है ना। तो ये क्या है, रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। कोई आपका सीक्रेट है, कोई आपका जो आप छुपाना चाहते हैं चीज़ों को, वो अनइंटेंशनली का मतलब आप नहीं बताना चाहते हैं, फिर भी वो उजागर हो जाए, सामने आ जाए, रिवील हो जाए। ऐसी स्थिति में आप इडियम यूज करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, तो कोई भी सीक्रेट अनजाने में रिवील हो जाए। तो बिल्ली अगर बाहर ना झांकती बैग से तो क्या वो आपका सीक्रेट बना रहता। ठीक है,
अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई ऐसा वरदान जो कि डिस्गाइज मीन्स हमें दिखाई नहीं देता लेकिन मेरे लिए वो चीज़ अच्छी है, इसे कहते हैं ब्लेसिंग डिस्गाइज। जैसे कोई हमें डांटता है तो हमें बुरा लगता है लेकिन लंबे समय बाद हमें पता चलता है कि ये बात तो मेरे लिए सही थी, तो वो होती है ब्लेसिंग डिस्गाइज। अ गिफ्ट दैट इज हिडन, समथिंग गुड दैट अपीयर्स बैड एट फर्स्ट। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कुछ ऐसा अच्छा है जो हमारे लिए लेकिन एट फर्स्ट शुरुआती तौर पर हमें बुरा लगता है। ठीक है, ब्लेसिंग समथिंग गुड दैट अपीयर्स एट फर्स्ट। वर्किंग अप द रॉन्ग ट्री, वर्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? सर्चिंग इन द रॉन्ग प्लेस, मेकिंग नॉइस, शाउटिंग एट समवन, रनिंग अवे फ्रॉम अ प्रॉब्लम। वर्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है सर्चिंग इन द रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर सर्च करना। ठीक है, गलत जगह पर कुछ आपको चाहिए लेकिन आप गलत जगह पर हैं, वहाँ थोड़ी सर्च करने से मिल जाएगा, तो सही ट्री के पास वर्क करो। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है यहाँ पर। ब्रेक द आइस, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रेक द आइस इतना इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज कई एग्जाम्स में पूछा गया है अभी तक, एसएससी का तो बहुत प्यारा ये आपका इडियम है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जैसे चार लोग कहीं पर बैठे हैं एक जगह पर और आपस में बातचीत इनकी कुछ है ही नहीं, कोई बातचीत हो ही नहीं पा रही है, किसी ने केवल हाल चाल पूछ लिया और अब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, ऐसा सभी के साथ होता है। किसी के पास बैठे हैं तो ना उनके पास बोलने के लिए कुछ है ना मेरे पास कुछ बोलने के लिए है, और बैठे हैं तो बैठे हैं। इसी बीच इन 4-5-6 लोगों में से किसी ने कोई बात कह दी, कहीं किसी की खेती के बारे में पूछ लिया, कहीं किसी के जॉब के बारे में पूछ लिया, किसी के बच्चों के बारे में पूछ लिया, मीन्स बात को शुरुआत कर दिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रेक द आइस। आइस का मतलब एकदम सन्नाटा जैसा था और जो है किसी ने बात शुरू कर दी तो वो ब्रेकिंग द आइस हो गया। स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, किसी सोशल सेटिंग में आप सामाजिक तौर पर कहीं पर बैठे हुए कुछ लोगों के साथ और वहाँ कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है, सब सन्नाटे में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, ऐसे में कोई भी एक व्यक्ति बोल देता है तो कुछ बात, तो बातचीत की शुरुआत हो जाती, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस जगह पर हम यूज करते हैं ब्रेक द आइस। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट इडियम है आपकी वर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्न का मतलब होता है जलाना, मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात में ऑयल को जलाना। अब तो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, लेकिन पुराने ज़माने में आप लोग क्या करते होंगे, जो आपका मिट्टी का तेल होता था इससे आप बना लेते थे, दिए बना लेते थे और उन्हीं को जलाते थे, लैंप वगैरह, और उसी से रोशनी होती थी और उसे आप रात में 9 बजे तक 10 बजे तक तो जलाते ही थे। कई बार आप रात में 12 बजे 1 बजे और 2 बजे तक भी जला रहे हो, यानी काम ही तो कर रहे हो, वहाँ पर काम कर रहे हो, तो मिडनाइट ऑयल इसका मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट, वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना। वर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क लेट इनटू नाइट। ठीक है, देर रात तक काम करना। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होता है डाई, डाई का मतलब मर जाना, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाने के सेंस में। ठीक है, मौत हो जाने के सेंस में। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। ठीक है, वैसे तो घंटे जो होते हैं वो आपके 12 घंटे होते हैं और 11th आवर का मतलब होता है एकदम लास्ट मोमेंट में। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको एक क्वेश्चन है जो आप जानते हैं, आपके दिमाग में है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है, हमें पता है लेकिन ध्यान पे नहीं आ रहा, और बी और सी में कोई भी डाउट है और आपकी कॉपी जमा होने वाली है, आपको गोला काला करना है, अचानक से आपके ध्यान में आ गया अरे इसका सी है, और आपने तुरंत ही उसे सी को सर्किल कर दिया और आपका आंसर सही हो गई। ऐसा क्या हुआ, ये एट द 11th आवर पर आपको याद आया, यानी लास्ट मोमेंट पर। ठीक है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। थ्रू इन द टॉबल, थ्रू इन द टॉबल एक जो है इडियम है, इसका मतलब होता है एडमिट डिफीट, अपनी हार स्वीकार कर लेना। ठीक है, अपनी हार स्वीकार कर लेना थ्रू इन द टॉबल का मतलब होता है। ठीक है,
अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक, फीलिंग टू हॉट, सफरिंग फ्रॉम रेन, गेटिंग ओल्ड। तो इसका मतलब है फीलिंग सिक, जब आप अच्छा नहीं महसूस करते हो, बीमार महसूस करते हो, थोड़ा ऐसा लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसी से कह सकते हो आई एम अंडर द वेदर। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल, पहाड़ बना देना, माउंटेन का मतलब पर्वत बना देना, मोल हिल का मतलब जरा सी छोटी सी चीज को, ठीक है, छोटी सी चीज को हिंदी में इसे कहते हैं तिल का ताड़ बना देना, बाल की खाल निकालना। ठीक है, ये सब बातें इसके लिए आप यूज कर सकते हो। तिल का ताड़ बना देना का मतलब छोटी सी बात थी, उसे आपने इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा इशू बना दिया। बिल्ड समथिंग ह्यूज, एग्जेजरेट ए स्मॉल इशू, बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना देना। ऑप्शन सी होता है एग्जेजरेट ए स्मॉल इशू। ठीक है, व्हाट डज दिस इडियम मीन, व्हाट डज दिस इडियम मीन, इसका मतलब क्या है, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मीन्स क्या होता है, गो टू स्लीप, एंड वर्क फॉर द डे, सेलिब्रेट समथिंग, टेक अ लीव। इसका सही आंसर है एंड वर्क फॉर द डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है जैसे आपको आज के लिए एक काम अलॉट किया गया कि आपको आज लिटरेरी टर्म के सारे क्वेश्चंस को याद करना है, सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर को सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। आज के दिन का आपका ये काम है। ठीक है, और आपने आज के दिन का ये काम शाम तक या किसी भी टाइम तक कंप्लीट कर लिया। मान लो आज 2 बजे तक आप इसे कंप्लीट कर लें। ठीक है, 2 बजे तक कंप्लीट कर लें, फिर आप आज काम करना बंद कर दें। ठीक है, आपका काम खत्म हो गया, आपने काम बंद कर दिया, तो इस स्थिति को कहते हैं कॉल इट अ डे, एंड वर्क फॉर द डे, कि आज के लिए मेरा काम जो था हो गया, अब आज काम खत्म। ठीक है, अब काम नहीं करना है। तो कॉल इट अ डे का मतलब एंड वर्क फॉर द डे। ऑप्शन बी सही आंसर है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, किसी चीज की कीमत एक हाथ देना हो और एक पैर देना हो, मतलब किसी चीज की कीमत चुकाने के लिए आपको एक अपना हाथ देना है और एक पैर देना है। इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीमली कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगी होना कोई भी चीज़। ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है बी एक्सट्रीमली कॉस्टली। ऑप्शन ए सही आंसर है। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा चलना। ज़्यादा चलने का मतलब हो गया मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट डालना, ज़्यादा प्रयास करना। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जितने भी एग्स हैं उन्हें आप अगर एक ही टोकरी में रख दोगे, जितने भी एग्स हैं उन्हें आपने अगर एक ही टोकरी में रख दिया तो क्या होगा, कोई इन पर अटैक करेगा तो सारे ही बेकार हो जाएंगे। टोकरी गिर गई तो भी सारे बेकार हो जाएंगे। ठीक है, कोई टोकरी एक ही टोकरी में, तो एक टोकरी कोई चुरा ले गया तो सारे चले जाएंगे। यानी इसका मतलब ये होता है कि फोकस ऑन वन प्लान ओनली। ठीक है, वैसे नेगेटिव सेंस में होता है कि आपको केवल एक ही चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको और भी चीज़ें रखनी चाहिए। तो पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है फोकस ऑन वन प्लान ओनली, एक ही प्लान पर फोकस करना। ठीक है, इसका मतलब बी प्लान भी आपको रखना चाहिए, वो सेंस है यहाँ पर। ठीक, ध्यान रखना, ऑप्शन बी। और रेड लेटर डे बहुत ही आसान भी है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रेड लेटर डे का मीनिंग आपको नहीं पता इसका अर्थ, तो फिर बहुत मुश्किल है आपका कंपटीशन, क्योंकि रेड लेटर डे तो बहुत ही आम, बहुत ही कॉमन हो गया है इडियम। एन इम्पॉर्टेंट और मेमोरेबल डे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेमोरेबल डे। 26 ऑफ जनवरी इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के इतिहास में जो आपका 26 जनवरी का दिन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, मेमोरेबल डे है, इसलिए इसे रेड लेटर डे कह सकते हैं। ऑप्शन सी। ठीक है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, कोर्ट है, गेम होता है, तो जो बॉल है आपके कोर्ट में है, अगर आपके कोर्ट में यहाँ पर बॉल है तो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगला स्टेप आप ही लें। ठीक है, जब बॉल आपके कोर्ट में है तो आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अगला स्टेप जो है उठाने की। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ऑप्शन बी,
यानी आपके कोर्ट में बॉल है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का जो आपका वैसे मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है आपने कोई काम किया, अब उसके जो भी परिणाम है, जो भी रिजल्ट है, ठीक है, उन्हें फेस करो। अच्छा काम किया तो अच्छा रिजल्ट मिला होगा तो उसे एंजॉय करो, उसे फेस करो। बुरा काम किया तो बुरा रिजल्ट आया तो उसे भी फेस करो। इसको कहते हैं टू फेस द म्यूजिक। देखिए क्या ऑप्शन है, टू अटेंड अ कॉन्सर्ट, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, टू एंजॉय द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सक्सेस, टू प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। तो इसका मतलब है टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, ठीक है। वैसे सक्सेस का अगर कॉन्सिक्वेंस है, अगर आप सक्सेस हैं तो उसे एंजॉय करो, अगर सक्सेस नहीं है, फेलियर है, तो उसे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे भी फेस करें। तो जो सही आंसर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, आपके एक्शन है, आपने एक्शन लिया है तो उसका अच्छा रिजल्ट है तो भी आप एक्सेप्ट करो, बुरा रिजल्ट है तो भी एक्सेप्ट करो। इसे कहते हैं फेस द म्यूजिक। टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर तरीके के काम के लिए आप एक जैक हैं, यानी हर तरीके के काम आपको आते हैं। टू बी स्किल्ड इन मैनी डिफरेंट एरियाज, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं और बाइक की सर्विस भी कर देते हैं, ठीक है। किसी की हड्डी, किसी की नस हट जाए तो उसे भी खींच तान के सही कर देते हैं, ठीक है। किसी की लड़ाई हो जाए तो वहाँ सुलह समझौता भी करा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारे काम आते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। इसका मतलब क्या है? टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट, आप कोई भी चीज़ ले तो रहे हो, एक्सेप्ट तो कर रहे हो। विद अ पिंच ऑफ साल्ट का मतलब थोड़ा सा दिमाग में कुछ नमक नमक जैसा है, यानी कुछ उसके प्रति संशय है, थोड़ा डाउट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। टू फुल्ली बिलीव समथिंग, नहीं, फुल्ली बिलीव की बात ही नहीं हो रही। टू इग्नोर समवन भी नहीं है। टू बी स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब भी होता है संशय होना, संशयी होना। अबाउट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, कोई भी बात आपको पता चला है, कोई कह रहा है कि ऐसी बात सही है, आपने उसे मान लिया, लेकिन थोड़ा सा आप उसको लेकर स्केप्टिकल भी हैं, यानी थोड़ा सा आपको संशय भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया लेकिन थोड़ा सा आपके दिमाग में ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो, वो वाली स्थिति। ऑप्शन सी। टू बी कॉट रेड हैंडेड, टू बी कॉट रेड हैंडेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रंगे हाथों पकड़े जाने को कहा जाता है। रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथ पकड़े जाना। तो रंगे हाथ कब पकड़े जाते हो? जब कोई कार्य करते हुए ही कोई आपको देख ले। टू बी सीन डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ आप गलत कर रहे हो, तभी किसी ने आपको देख लिया तो यू वर कॉट रेड हैंडेड, तो आपको रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर से वही है, टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो टू देखो, अब इसका सही मीनिंग वाला ऑप्शन आया है। पहले में क्या था? आपको ऐसा लग रहा था कि हमें एक ही प्लान पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एकदम स्पष्ट मीनिंग आ गया है। टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आपने सारे एग अगर एक ही बास्केट में रख दिए तो डेंजर रहेगा, खतरा रहेगा आप, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर है टू रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर, आपके पास जितना भी पैसा है एक ही जगह पर आपने लगा दिया, नुकसान हो जाएगा, है ना, तो उसे कई जगह पर लगाओ, ठीक है। आप एक ही काम पर पूरा भरोसा, पूरी आजीविका टिकाए हुए हो, तो कई काम आपको बनाने पड़ेंगे वहाँ पर। तो टू पुट ऑल योर एग्स का मतलब यही होता है, टू रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर। सिंगल वेंचर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कई वेंचर्स होने चाहिए। टू ड्रा द लाइन, लाइन खींच देना का मतलब होता है लिमिट तय कर देना, ठीक है। तो लिमिट तय कर देना कि आपको इससे बाहर नहीं निकलना है, तो ये क्या हो गया? ये लिमिट तय कर दी। एस्टैब्लिश लिमिट्स और बाउंड्रीज, ऑप्शन ए सही हो जाता है, टू ड्रा द लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द इडियम टू बी ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स की स्थिति में होना। टेंटर हुक्स बहुत ही पुराना वर्ड है, पहले कभी ज़माने में यूज होता होगा। और टेंटर हुक्स का मतलब किसी कपड़े वगैरह
धुलने की जो थी रिवाज या सिस्टम जो था वहाँ पर कुछ हुक्स पर कपड़े सुखाए जाते थे, कोई हुक होगा उस पर कपड़े सुखाए जाते थे। तो वो तो बात इतनी थी, लेकिन यहाँ पर इस हुक को जोड़ दिया कि जो कपड़े थे जब सुखाने डालते हैं तो इनमें कपड़ों में कुछ तनाव आता है, ठीक है, इन कपड़ों में थोड़ा सा तनाव आ जाता है। भीगे कपड़े होंगे और आपने हुक पर टांग दिए तो कपड़ों में थोड़ा सा तनाव आ जाता है, सिकन आ जाती है, सिकुड़न मतलब आज जो भी है ये सारी चीज़ें। अब जो कपड़े वाला जो फिजिकल तनाव था इसे जो है इन्होंने मेंटल तनाव से जोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू फील एंग्शियस और वरीड, ठीक है, तो चिंतित या बेचैन महसूस होना। टू बी ऑन टेंटर हुक्स का मतलब हो जाता है ऑप्शन बी, टू फील एंग्शियस और वरीड। क्लियर है। व्हाट डज द इडियम टू वाइट हैंड दैट फीड्स यू, उन्हीं हाथों को काट लेना जो आपको फीड करते हैं, आपको खिलाते हैं, यानी जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना, हिंदी में इसे ये बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, आपके ऑप्शन क्या है, टू एक्सेप्ट हेल्प ग्रेसियसली, टू हर्ट समवन हु हेल्प्स यू। तो सही ऑप्शन यही हो जाता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, टू हर्ट समवन हु हेल्प्स यू, ऐसे किसी व्यक्ति को हर्ट करना जो आपकी मदद करता हो, ठीक है। टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, ठीक। टू बी इन द डार्क, अंधेरे में होना। अंधेरे में कब होते हो, जब आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती, आप अनअवेयर होते हो। तो टू बी अनअवेयर ऑफ समथिंग, ऑप्शन ए सही आंसर है, टू बी अनअवेयर ऑफ समथिंग, ठीक है। तो आज की इडियम्स जो थी इम्पोर्टेंट वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सारे कराएंगे। अभी इडियम्स भी और कराएंगे क्योंकि ये हमें लग रहा है 30 के आसपास थी, और 100 जो है इडियम्स इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर की इडियम्स हैं वो सारी करा दी हैं। यूथ प्रीवियस ईयर जो टीजीटी पीजीटी में पूछी गई हैं उनका वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप सर्च कर लीजिए चैनल पर, ठीक है। आपको स्पेलिंग एरर के भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के मोस्ट क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, चाहे वो लिटरेचर के हो या फिर ग्रामर और वोकैब पार्ट के हो। तो अब ये आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।